अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इम्यून सेल्स और उनके डिफरेंट टाइप्स के ऊपर है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेमाटोपोइसिस और ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो एक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से होती है। फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू मल्टीपोटेंट सेल्स और वहाँ से दो लाइनेज यानी कि दो पाथवे निकलते हैं। वहाँ पर दो तरह के सेल्स बनते हैं, एक होते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर एंड द सेकंड वन इज कॉमन मैलॉइड प्रोजेनेटर। अब ये जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं ये नेक्स्ट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड एनके सेल्स में, जबकि कॉमन मेलॉइड प्रोजेनेटर जो हैं इनसे बनते हैं मास्ट सेल्स, माइलोब्लास्ट और इसके साथ साथ यहाँ पर आरबीसीज और प्लेटलेट्स की भी फॉर्मेशन होती है, लेकिन उन सबको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, इम्यूनोलॉजी सीरीज़ है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसीज को ही डिस्कस करेंगे। अब जो माइलोब्लास्ट है वो नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के अंदर। मोनोसाइट्स जो है वो नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर। ये जो सारे के सारे सेल्स हैं ये हैं हमारे पास डब्ल्यूबीसी सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं और इन्हीं को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट होते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी की हिफाजत करता है। इसी वजह से वाइट ब्लड सेल्स को बॉडी का सोल्जर्स और आर्मी भी कहा जाता है। आर्मी का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आर्मी का यही काम होता है ना, मुल्क की हिफाजत करना दुश्मनों से। इसी तरह डब्ल्यूबीसीज भी क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किन से प्रोटेक्ट करते हैं? हार्मफुल एनिमी। अब बॉडी के एनिमीज कौन से होते हैं? बॉडी के एनिमीज होती हैं डिजीज काउजिंग एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, जो कि डिजीज काउज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वायरसेस। तो ये क्या करते हैं? उन सब से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। बॉडी में जहाँ कहीं भी ये एनिमी, ये पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये उनको डिटेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे और उनको किल करेंगे और बॉडी से रिमूव करेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से। इस तरह से बॉडी के क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। डब्ल्यूबीसीज को लिकोसाइट्स भी कहा जाता है। लिको एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलरलेस। जनरली इनको देखा जाए तो इनकी अपीयरेंस जो होती है वो वाइट होती है या कलरलेस होती है, यानी कि इनका अपना कोई खास कलर नहीं होता है। इसी वजह से इन्हें वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है कि इनकी अपीयरेंस जो होती है वो वाइट वाइट होती है, और लिकोसाइट्स भी कहा जाता है कलरलेस होने की वजह से। बट वन दे एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब इन्हें एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, देन दे अपीयर एज अ वेरी लाइट पर्पल और पिंक कलर। तब ये पर्पल और पिंक कलर का शेड देते हैं। वैसे नॉर्मली कलरलेस होते हैं, लेकिन उस वक्त ये क्या करेंगे? पर्पल और पिंक कलर का शेड देंगे। दीज एक्सट्रीमली टाइनी सेल्स हैव अ राउंड शेप। जनरली इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है। ये बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स का होता है। डब्ल्यूबीसीज की बहुत सारी टाइप्स है और हर टाइप के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफर कर रहा होता है, यानी कि मुख्तलिफ होता है। इन सबको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली डब्ल्यूबीसीज का जो नंबर होता है वो 6000 से लेकर 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड के अंदर 6000 से लेकर 8000 डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से डब्ल्यूबीसीज का नंबर जो है वो डिक्रीज कर जाए इस कंसंट्रेशन से, तो उस कंडीशन को कहते हैं लिकोपीनिया। और अगर एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाए नंबर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिकोसाइटोसिस। साइटोप्लाज्म के बेस पर वाइट ब्लड सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड द सेकंड वन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, दाने दाने प्रेजेंट हैं, इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्यूल का वर्ड निकला है ग्रेन से, और साइट्स साइट्स होते हैं सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दाने प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स क्या कहलाते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कहलाते हैं। और इनकी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक से ज़्यादा लोब प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मल्टी लोब प्रेजेंट है न्यूक्लियस। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर देखें, इस साइड पर कोई भी ग्रेन्स नहीं प्रेजेंट, यानी कि कोई भी दाने प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और जब इसका जो न्यूक्लियस है वो भी मल्टी लोब नहीं है न्यूक्लियस। तो ये था ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू फेगोसाइटिक सेल्स एंड द नॉन फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स ये वो सेल्स हैं जिनमें फेगोसाइटोसिस की एबिलिटी होती है। फेगोसाइटोसिस मीन कि फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करने की एबिलिटी होती है। ये डायरेक्टली फेगोसाइट कर लेते हैं, डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं। जबकि नॉन फेगोसाइटिक सेल्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली तो इनगल्फ नहीं करते हैं, बट इनके ग्रेन्यूल्स में छोटे छोटे से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, ये उन्हें रिलीज करते हैं और वो एज अ वेपन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये उससे जो वो कंटेंट होता है, सब्सटेंस होता है, उससे पैथोजन को किल करते हैं। इसी तरह जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू फेगोसाइटिक सेल्स और नॉन फेगोसाइटिक सेल्स। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स के फेगोसाइटिक सेल्स हैं इसमें आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स में आ जाते हैं बासोफिल्स और मास्ट सेल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स के फेगोसाइटिक सेल्स को PAPC भी कहा जाता है, यानी कि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। इनमें आते हैं मोनोसाइट्स, जबकि नॉन फेगोसाइटिक सेल्स में आते हैं लम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स। अब जबकि लम्फोसाइट्स होते हैं डिफ्रेंशिएट इनटू एनके सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलोसाइट्स को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स आर टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स की ही एक टाइप है। ग्रेनुलोसाइट्स क्यों है? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये फेगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं। इनके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, डैट इज़ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस सेल्स, PMNS, यानी कि PMNS का वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, पहले यहाँ पे इस वर्ड को समझते हैं। पोली मीन मैनी एंड मॉर्फोन्यूक्लियर मीन मल्टी लोब न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, यानी कि बहुत सारे लोब्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम के अंदर देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके मल्टी लोब्स हैं। यहाँ पर 3 लोब्स प्रेजेंट है, कभी 3 होते हैं, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दे आर द मोस्ट अबंडेंट WBC। सर्कुलेटिंग WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स का नंबर होता है और इनकी परसेंटेज 50 to 70% होती है। दे आर यूजली द फर्स्ट सेल्स टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जब भी जहाँ भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगी, इंजरी होगी, तो वहाँ पे ये सबसे पहले पहुँचेंगे। यानी कि ये सेल्स होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई इंजरी हुई है तो वहाँ पर कौन से सेल हैं जो सबसे पहले पहुँचते हैं, किस सेल्स की एंट्री होती है सबसे पहले, तो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसीलिए दे प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है। इनकी लाइफ बस कुछ दिनों की होती है। बोन मैरो में इनकी सिंथेसिस होती है, एक्टिवेशन इनकी जाके होती है कनेक्टिव टिश्यू में, वहाँ पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि टिश्यू में जो भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है विया एपोप्टोसिस। जब इनका डेथ हो जाती है फिर वहाँ पर मैक्रोफेज आते हैं और मैक्रोफेज इन्हें क्या करते हैं, इन्हें रिमूव कर देते हैं, यानी कि लैमिनेट कर देते हैं बॉडी से। सो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर ले कि टिश्यू में न्यूट्रोफिल्स की कंसंट्रेशन जनरली कम होती है। टिश्यू के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है। टिश्यू के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो फेगोसाइटिक सेल यानी कि मैक्रोफेजेस की ज़्यादा होती है। इनकी कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है, इनकी कंसंट्रेशन इन्फेक्टेड एरियाज़ में होती है, यानी कि इन्फेक्टेड साइट पर ही ज़्यादा होगी। ऐसे कह लें कि लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर द इंडिकेटर ऑफ फॉरेन पार्टिकल। जिस एरिया में न्यूट्रोफिल्स की लार्ज कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी वहाँ पर वो इंडिकेटर दे रहे होते हैं, यानी कि इंडिकेशन कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई ना कोई पैथोजन या एंटीजन प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है।
इनका काम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एलिमिनेट डिस्ट्रॉय करना होता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और फिर इनकी डेथ हो जाती है। दे आर द मोस्ट इफेक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं और फिर उस बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी में से। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स के सरफेस पर आईजीजी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी जी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जिसमें किसी भी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जी बाइंड हो, उस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रोफिल इजीली इनगल्फ कर लेते हैं, फिर उसकी फैगोसाइटोसिस ये करते हैं। इसके अलावा पस की फॉर्मेशन यानी कि पीप की फॉर्मेशन में भी न्यूट्रोफिल्स एक मेन सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ हो या कोई ऐसी इंजरी हुई हो जहाँ पर पस की फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पर भी न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि पस का जो वाइटिश येलो कलर होता है वो भी डेड न्यूट्रोफिल्स के कॉम्युलेशन की वजह से होता है, यानी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में डेड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, जमा हुए होते हैं, इसी वजह से उनका कलर जो होता है वो वाइटिश येलो या येलो कलर होता है। फैगोसाइटोसिस के साथ साथ न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एक वैरायटी टॉक्सिक सब्सटेंस की प्रेजेंट होती है जो कि किल और इनहिबिट कर देते हैं पैथोजन की ग्रोथ को। न्यूट्रोफिल्स अटैक करते हैं पैथोजन के ऊपर बाय रिलीजिंग आरओएस एंड हाइपोक्लोराइड। आरओएस क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी और हाइपोक्लोराइड को और इसके अलावा और भी बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको रिलीज करते हैं और उनके ज़रिए ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं पैथोजन की सरफेस के ऊपर और फिर इसे फैगोसाइटोस करते हैं। नेक्स्ट सेल्स हैं इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल्स की तरह ये भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स, बट इनकी जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, या ऐसे कह लें कि इनकी फैगोसाइटिक एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। इनकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी हाईली एफिशिएंट सिर्फ उसी सूरत में होगी या उन्हीं पेशेंट में होगी जिनमें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो वे वहाँ पर उन पेशेंट्स के अंदर इयोसिनोफिल जो है वो अपना फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और डिफेंस करते हैं बॉडी का। अगर इनकी परसेंटेज की बात की जाए ब्लड में, तो नॉर्मल परसेंटेज इनकी होती है 1 to 4% ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इनके जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब न्यूक्लियस होता है और जस्ट लाइक का हेडफोन, अगर देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हेडफोन हो, यहाँ पर ये देखिए आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हेडफोन प्रेजेंट है। उसके अलावा ग्रेनुलोसाइट्स हैं तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स और फ्री रेडिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। अगर किसी वजह से इनकी एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाए या इनकी एकमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए तो ये अस्थमा और एलर्जिक सिम्टम्स को काउज करेंगे। उसके अलावा अगर इनकी जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है ब्लड में, वो 4% से ज़्यादा हो जाए यानी कि हाई इंक्रीज कर जाए, तो वहाँ पर उस कंडीशन को कहते हैं इयोसिनोफिलिया। और अगर इनकी अमाउंट यानी कि इयोसिनोफिल की अमाउंट जो है वह डिक्रीज कर जाए, 1% से भी कम हो जाए, तो उस कंडीशन को या उस कंडीशन के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, वो होती है इयोसिनोपीनिया। अगर इनके प्राइमरी रोल की बात की जाए, इनके फंक्शंस की बात की जाए, तो इनका प्राइमरी डिफेंस होता है अगेंस्ट नेमाटोड और मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स लाइक वर्म्स, हेलमिंथस के अगेंस्ट। ये हाईली इफेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसके अलावा वो फूड जो कि एलर्जी काउज करती है, एलर्जी का बायस बनती है, ये वहाँ पर उस फूड को भी, उसके फूड के ऊपर भी अटैक करते हैं और उसको भी एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। अब ये सब कुछ कैसे करते हैं, जैसे किसी वर्म्स की एंट्री हुई है बॉडी के अंदर, ये उस साइड पर जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो वर्म प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में क्लस्टर बनाते हैं, यानी कि उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं और फिर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डीग्रेनुलेशन होती है, यानी कि उनके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं लाइक हाईली टॉक्सिक प्रोटीन्स, उसके अलावा जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनको सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, और वो जो सब्सटेंस होते हैं, वो जो प्रोटीन्स होती हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो उसके पैथोजन की सरफेस, पैरासाइट्स के सरफेस के ऊपर यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर जाके वहाँ पर अटैक करते हैं और वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं,
उस पैरासाइट को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स की तरह ये भी कुछ स्पेशल टाइप के साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं जाके दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल्स को लाइक बी और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। सो ये इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट टाइप है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स की ही एक टाइप है, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स ही हैं, लेकिन ये नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स मीन के इनके अंदर फेगोसाइटोसिस की एबिलिटी नहीं होती है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो दो नॉन फेगोसाइटिक सेल्स की ही बात करेंगे, उनमें से एक बेसोफिल्स है और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मास्ट सेल को। अब इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनके अंदर इंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन का क्या काम होता है? हिस्टामिन डायलेट्स ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स का जो सरफेस जो डायामीटर होता है उसको डायामीटर जितना नॉर्मल डायामीटर होता है उस डायामीटर को बढ़ा देती हैं, यानी कि उस डायामीटर को इंक्रीज कर देती है। इसको बोलते हैं डायलेट करना, यानी कि ब्लड वेसल्स को अपने डायामीटर से थोड़ा सा बढ़ा देना। उसके अलावा ये इन्फ्लामेशन को भी काउज करती हैं, इन्फ्लामेशन भी प्रोड्यूस करती हैं। इसके साथ साथ ये रिक्रूट्स करती हैं अदर इम्यून सिस्टम के सेल्स को लाइक न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। हेपरिन क्या करती है? हेपरिन वर्क एज अ एंटीकोगुलेंट। सेरोटोनिन वेजोकंस्ट्रिक्टर होती है और ये स्मूथ मसल्स के कंस्ट्रक्शन में एक रोल प्ले कर रही होती है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 लोब होते हैं उनके। उसके अलावा इनके जो सर्कुलेशन में इनका जो नंबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, यानी कि बहुत ही कम होते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ये 1% से भी कम होते हैं, लेस देन 1% इनकी नंबर होता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर IgE के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनोग्लोबिन ई के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही एंटीबॉडी अमीनोग्लोबिन ई इनकी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है तो ये डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस को डेवलप करते हैं, यानी कि एलर्जी की डेवलपमेंट में ये अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो दे प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ IgE ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। इसके अलावा बेसोफिल्स कुछ साइटोकाइंस को भी रिलीज करते हैं जो कि रिक्रूट करते हैं अदर इम्यून सेल्स को लाइक इओसिनोफिल को, लम्फोसाइट्स को ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा बेसोफिल एज अ इम्यूनो सर्विलेंस के तौर पर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। इम्यून सर्विलेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये अर्ली कैंसर सेल्स को डिटेक्ट भी कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की भी इनके अंदर एबिलिटी होती है कैंसर सेल्स को। नेक्स्ट सेल है हमारे पास मास्ट सेल। मास्ट सेल्स आर अ टाइप ऑफ इनेट इम्यून सेल्स। ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, इनेट इम्यून सेल्स होते हैं डेट रिसाइड इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में स्किन में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जितने भी म्यूकोसल एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं लाइक रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनेटरी ट्रैक, उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वहाँ पर मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, रिलीज फ्रॉम बोन मैरो इनटू द ब्लड एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल। इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो बोन मैरो के अंदर ही होती है, लेकिन ये बोन मैरो से जब रिलीज होते हैं तो वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रिलीज होते हैं। ये मैच्योर कब होंगे? जैसे ही ब्लड के टिश्यूज़ के अंदर एंटर होते हैं, ब्लड को लीव करते हैं, यानी कि ब्लड में से ब्लड को छोड़ के टिश्यू के अंदर एंटर होते हैं, तो ये वहाँ पर टिश्यू के अंदर जाके ये मैच्योर होते हैं। याद रखिएगा बोन मैरो से ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रिलीज होते हैं और जो सर्कुलेशन है ब्लड है उसके अंदर भी ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये टिश्यू में एंट्री लेते हैं, टिश्यू के अंदर एंटर होते हैं, तो वहाँ पर जाके ये मैच्योर हो जाते हैं। बेसोफिल्स की तरह ये भी नॉन फेगोसाइटिक सेल्स हैं। इनके भी साइटोप्लाज्म में लार्ज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स लाइक हिस्टामिन और हेपरिन प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन और हेपरिन का क्या फंक्शन है इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इनकी सरफेस के ऊपर भी इम्यूनोग्लोबिन ई यानी कि एंटीबॉडी ई के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एलर्जी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बड़ी ये अजीब बात है, जो एलर्जी होती है वो होती भी WBCs की वजह से ही है, यानी कि बासोफिल्स और मैस्ट सेल्स की वजह से ही एलर्जी होती है, यही इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर।
और जो ठीक होती हैं वो भी WBC की वजह से ही होती है। WBC ही उसको एलर्जी को भी ठीक करते हैं, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी की वजह क्या है, इस सब को डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी 1 को डिस्कस करेंगे। वहाँ पर इन सब को हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे कि एलर्जी के क्या रीज़न होते हैं। अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए तो ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजन, वुंड हीलिंग में भी ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं एलर्जी और एनाफिलैक्सिस में। अब बात करते हैं कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले ये समझा जाता था कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स वो एक ही सेल्स हैं, लेकिन लोकेशन और पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके लिए अलग अलग टर्म यूज़ की जाती है। एक ही सेल्स हैं, अगर तो वो सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो उनके लिए बेसोफिल्स का वर्ड यूज़ किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सेल जो हैं वो सर्कुलेशन से टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उनके लिए मास्ट सेल का वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ और रिसेंट रिसर्च जो है वो हमें बताती है कि ये दोनों अलग अलग सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है वो दोनों का डिफरेंट टाइप के सेल से होता है, और इनके जो उसके अलावा जो इनका साइट ऑफ मैचुरेशन है वो भी डिफरेंट है। इनका जो न्यूक्लियस है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से चेंज है। तो सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं। मास्ट सेल्स की जो ओरिजिन होती है वो डायरेक्टली CMP यानी कि कॉमन मैलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से होती है, जबकि बेसोफिल्स की अगर ओरिजिन देखी जाए तो बेसोफिल्स की ओरिजिन माइलोब्लास्ट से हो रही है। CMP डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू मास्ट सेल्स एंड माइलोब्लास्ट, और माइलोब्लास्ट से नेक्स्ट आगे सेल्स बनते हैं बेसोफिल्स। तो इनकी जो ओरिजिन है वो दोनों की डिफरेंट है। साइट ऑफ मैचुरेशन की बात की जाए तो मास्ट सेल्स को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मास्ट सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती तो बोन मैरो में है, लेकिन वो बोन मैरो से अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में रिलीज होते हैं। सर्कुलेशन में भी, ब्लड सर्कुलेशन में भी वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं टिश्यूज़ के अंदर तो वहाँ पर जाके इनकी मैचुरेशन होती है, वहाँ पर जाके ये डिफ्रेंशिएट होंगे और वहीं पर जाके मैच्योर होंगे। जबकि बेसोफिल्स की बात करें, इनकी सिंथेसिस और मैचुरेशन दोनों ही बोन मैरो के अंदर हो रही होती है। फिर है शेप ऑफ न्यूक्लियस। मास्ट सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो राउंड है। यहाँ पर देखिए ये राउंड शेप का इनका न्यूक्लियस है, जबकि बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, जस्ट लाइक अ हेडफोन, जिस तरह से हेडफोन होता है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है। इसकी बेस पर हम लोग ये नहीं, हाँ, और ये है कि कहीं ना कहीं इनके जो फंक्शंस है वो सिमिलर है, कॉमन है, बहुत सारे फंक्शंस के कॉमन है, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है उसके अलावा जो इनकी मॉर्फोलॉजी और बहुत से इनके फंक्शंस है वो भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं। तो इसलिए ये दो डिफरेंट सेल्स हैं। मास्ट सेल अलग सेल हैं, जबकि बेसोफिल्स अलग सेल।